नमस्कार, 5 की पंचायत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल सिंह और संसद देश की सबसे बड़ी पंचायत, जहां इस देश में करोड़ों जनता की उम्मीदें जुड़ी होती हैं। यहां वो फैसले लिए जाते हैं जो सीधे सीधे देश के विकास, नीतियों और हर नागरिक की जिंदगी से जुड़े होते हैं, उनको प्रभावित करते हैं। लेकिन तस्वीर आखिर संसद में उलट क्यों जाती है? जहां देश की जनता की आवाज उठनी चाहिए, वहां सिर्फ शोर शराबा, हंगामा और वॉकआउट सुनाई देता है। संसद के मॉनसून सत्र में 120 घंटे के लक्ष्य के उलट काम हुआ सिर्फ 37 घंटे। रिपोर्ट्स बताती हैं कि संसद चलाने में हर मिनट 2.5 लाख रुपए, हर घंटे 1.5 करोड़ रुपए और एक दिन में करीब 10 करोड़ रुपए तक का खर्च आता है। यह पैसा कहां से आता है? यह पैसा हमारी आपकी जेब से, हमारे टैक्स से आता है। यह टैक्स पेयर्स मनी है और संसद चलती है तो देश आगे बढ़ता है। लेकिन जब सदन नहीं चलता और सिर्फ नारेबाजी, हंगामा और वॉकआउट होता है, तो सबसे बड़ा नुकसान आखिर किसका होता है, यह जानने समझने की जरूरत है। सरकार कहती है कि इसके लिए विपक्ष जिम्मेदार है, जबकि विपक्ष कहता है कि सरकार सदन में उसको अपनी बात रखने नहीं देती, बोलने नहीं देती। तो आखिर गलती किसकी है और यह सदन में हंगामा क्यों हर बार इस तरह से सामने आता है कि जनता की आवाज नहीं उठ पाती? केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री से अभी बाइट्स हम आपको सुनाएंगे इस कार्यक्रम में। उन्होंने कहा कि इसमें कांग्रेस के सांसदों का, विपक्ष के सांसदों का ही नुकसान है, इसलिए क्योंकि उनके जो सांसद आए थे उनको बोलने नहीं दिया गया। लेकिन जो कांग्रेस के लोग हैं या जो विपक्ष के लोग हैं, उनका कहना है कि हम दरअसल इसके जरिए अपना लोकतांत्रिक अधिकार बचा रहे हैं। लेकिन आखिर नुकसान इन सब के बीच किसका हो रहा है, यह सवाल जहां का तहां बना रहता है। और यही आज हमारी 5 की पंचायत का प्रमुख विषय है कि संसद में हंगामा, किसका नुकसान। तो इस विषय पर हम चर्चा करेंगे, इस पर जानेंगे कि आखिर क्या कुछ कहते हैं देश के जो राजनीतिज्ञ हैं, जो राजनीतिक दल के प्रतिनिधि हैं और जो दूसरे विचारक हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो इस पर क्या कुछ कहते हैं कि आखिर किस तरह से संसद चलनी चाहिए कि देश की जनता का नुकसान ना होने पाए। सबसे पहले देखते हैं क्या कुछ कहा, किस तरह से जो बयानों के तीर चले, किसने किसको क्या कहा। आइए आपको सुनाते हैं। सबसे पहले सभा की कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाती है। इस बार अपोजिशन पार्टी के एमपीज को बोलने का मौका नहीं मिला। उसका जिम्मेदार है अपोजिशन पार्टी के खुद नेता लोग। हाउस को इतना डिस्टर्ब किया और इम्पोर्टेंट बिल्स पे जितना टाइम अलॉटेड था उसमें भी चर्चा में भाग नहीं लिया, तो अपोजिशन पार्टीज के लिए बहुत नुकसानदायक सत्र रहा है। जबरदस्ती हंगामे में सब पास करा लिए, जो भी बिल आप पास कराना चाहते थे। उसके बाद विपक्ष को बोलने नहीं देते। उस जो चर्चा चाहता, 1-2 चर्चा कराता, वो चर्चा भी नहीं कराने दी। तो मैं समझता हूँ पूरी तरह से सरकार की जिम्मेदारी है, जिसकी वजह से संसद जो है वो चलाना मुश्किल हो रहा है। सरकार की जिम्मेदारी होती है। सरकार विपक्षों को जब मौका ही नहीं देगी, बोलने नहीं देगी, तो विपक्ष क्या करेगा बताइए। आज़ादी के बाद पहली बार ऐसा सरकार ने कदम उठाया जिसमें प्रधानमंत्री खुद को भी इस कैटेगरी में रखा कि अगर वो अरेस्ट हो जाते हैं, 30 दिन तक बेल नहीं मिलता है, तो ऑटोमेटिक उसको इस्तीफा दिया माना जाएगा। तो अपोजिशन पार्टी इस बिल के स्पिरिट को जबरदस्ती नहीं समझने का कोशिश किया या गलत समझ रहे हैं, गुमराह करने का कोशिश किया, जबकि बिल बहुत साफ और सरल बिल है कि करप्शन करोगे तो नहीं बचोगे। चाहे आप प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, सेंट्रल मंत्री हो, स्टेट में मंत्री हो, करप्शन किया, जेल गया, तो जेल से आप सरकार नहीं चला सकते। 1 महीना से ज्यादा पार्लियामेंट चल रहा है, क्यों लास्ट में ये नौटंकी? लास्ट में क्यों इतना अनडेमोक्रेटिकली
वो लाएंगे और किसी को बोलने का मौका भी नहीं देंगे, वो पास करा लेंगे, ये एकदम ठीक नहीं है। और हम मानते हैं ऑलवेज पीपल टेल्स द लास्ट वर्ड। मुझे लगता है कि ट्यूशन और ट्वीट, इसी दो चीज पर जो है राहुल गांधी, कांग्रेस और पूरे विपक्ष की राजनीति पड़ी है। कोई भी प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, यदि वो जेल जाएगा तो क्या वो इस्तीफा नहीं देगा? क्या उसको इस्तीफा देना का नैतिक अधिकार नहीं है? आप सदन चलने नहीं दे रहे, हंगामा आप कर रहे हैं और किस तरीके से बिल को फाड़ कर आप मुंह पे फेंक रहे हैं। पर ये तो कांग्रेस और विपक्ष के नेताओं की परंपरा रही है। कांग्रेस ने तो अपने नेताओं, अपने प्रधानमंत्री के बिल को फाड़ने का काम किया है, तो ऐसे में जब ये सत्ता पक्ष और इनके बिल फाड़ रहे हैं तो ये इनकी कार्यशैली को दर्शाता है, जो कि एक गलत परंपरा की शुरुआत है। इसकी जितनी निंदा की जाए उतना कम। मानसून सेशन वॉश आउट रहा। दुख की बात है कि विपक्षी दलों का जो व्यवहार था, जो आचरण था, अत्यंत निंदनीय और भर्त्सना योग्य। हम सब सांसद हैं, हम सब विभिन्न प्रदेशों से आते हैं, अपने संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व लोकसभा में और करते हैं, और बहुत सारी बातें हमें अपने संसदीय क्षेत्र से जुड़े हुए मुद्दे रखने पड़ते हैं। कुछ नहीं हो पाया, निराश होके जा रहा है। तो एक निराश, कहते हैं ना कि पूरा सत्र बर्बाद हुआ, सब कुछ आदमी, परिवार, बाल बच्चे, काम धंधा छोड़ के, अपना क्षेत्र छोड़ के यहाँ आता है और वहाँ पर यहाँ पे खाली हाथ जाना पड़ता है। तो हम बहुत ही निराशा, और चूंकि हम लोग नए हैं, अब सेकेंड टर्म में हैं, तो ये देख के दुखद होता है। और सबसे ज़्यादा दुख है कि जनता के करोड़ों करोड़ों रुपए जाए, घंटे में करोड़ों रुपए जाते हैं, वो सब पानी में ये विपक्ष बर्बाद कर देता है। लोकसभा अध्यक्ष के मुंह से ये निकलना कि लोगों ने नियोजित रूप से संसद को नहीं चलने दिया, ऐसा काम किया, इससे बाज आए, तो इनका उद्देश्य था कि ये संसद कार्य न कर पाए, देश की गति को रोकने की कोशिश है। दुर्भाग्य है ऐसे विपक्ष का जो पूरी तरह से लोकतंत्र विरोधी है और पूरे इस लोकतंत्र के मंदिर को इन लोगों ने मर्यादा विहीन बनाने का काम किया है। देश के खिलाफ बात करके, सुप्रीम कोर्ट का खिलाफ में बयान करके, इलेक्शन कमीशन को गाली दे करके, संवैधानिक संस्थाओं को गाली दे करके आप लोकतंत्र को मजबूत नहीं कर रहे हैं, बल्कि लोकतंत्र को आप कमजोर कर रहे हैं। तो आप देखना, जो आपने देखा कि किस तरह से ये जो नेताओं की बातों का लब्बो-लुआब रहा, वो एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए नजर आए। विपक्ष के नेता कहते रहे कि उनको मौका नहीं मिला, उनके बगैर चर्चा के बिल पास करा लिए जाते हैं, ये लोकतांत्रिक तरीका नहीं है। और जबकि सरकार कहती है, सरकार के जो नेता हैं, जो मंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि भाई जो विपक्ष है वो जानबूझकर नियोजित तरीके से संसद नहीं चलने दे रहा है। तो इसका बीच का रास्ता क्या हो सकता है? लेकिन इन सब में फिर सवाल वही आता है कि इन सब में नुकसान किसका? इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ राधिका खेड़ा, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, जुड़ी हुई। राधिका जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ एडवोकेट निखिल जैन, जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और कांग्रेस के समर्थक समझे जाते हैं, तो कांग्रेस की नीतियों की बात करते हैं तो कांग्रेस का पक्ष रखेंगे निखिल जैन। स्वागत है निखिल जी आपका। और किशोर कुणाल, जो कि जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़े हैं। किशोर जी, स्वागत है आपका। और वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। रामकृपाल सर, बहुत स्वागत है आपका। और मैं चाहूंगा कि चर्चा की शुरुआत मैं रामकृपाल सर आपके साथ ही करूं, क्योंकि मुझे लगता है कि इसमें पक्ष विपक्ष के साथ साथ सबसे बड़ा सवाल जो है वो जनता का जुड़ा हुआ है। क्योंकि नुकसान किसका, जब ये सवाल आता है तो ये जनता को जानने का सबसे पहले हक है कि भाई उसका, क्योंकि ये बात सामने आती है कि लाखों करोड़ों रुपए खर्च होते हैं और उसकी बात ही दब जाती है। कैसे देखेंगे इसको? बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन और जैसा कि आप कह रहे हैं, जनता सब कुछ देख रही है, फैसला तो जनता को ही करना है। लेकिन जो कुछ भी हो रहा है
उसमें जनता कर कह सकती है सिवाय इसके कि जब मौका आएगा तो अपना मत दे करके फैसला सुनाएगी। जनता तो बीच में नहीं आ और क्या कर सकती है। लेकिन जो आज कम से कम जिस तरह से माहौल जो संसद में रहा बहुत ही दुखद है, वो मैं उसको दुर्भाग्यपूर्ण जो भी कहूं, उस पर गुस्सा कम आता है, दुख ज्यादा होता है कि जिस तरह से जो चीजें हुई हैं आज और कल में, फाड़ा गया, फेंका गया, तमाम तरह की चीजें, तो ये है। और ये सिलसिला मैं देख रहा हूं कि जब से ये विधानसभा 2024 के बाद से, पहले तो थोड़ा कम था लेकिन अब लगातार ये बढ़ता जा रहा है। अब मैं ये तो नहीं कह सकता कि क्या बात है, अपोजिशन का फ्रस्ट्रेशन है या सत्ता पक्ष का, दोनों अपने अपने क्लेम दे रहे हैं। देखिए, लेकिन एक चीज मैं जो कल एक सवाल मेरे मन में आता है, इस देश में जब जब भी कोई एक बड़ा आंदोलन सत्ता के खिलाफ हुआ है, हालांकि वो लोग पार्टियां भी रही हैं, वो भी रहे, जेपी मूवमेंट हुआ तब उसमें यही था, करप्शन के खिलाफ, राइट टू रिकॉल, संपूर्ण क्रांति अब नारा है। और बहुत सारी पार्टियां जो विपक्ष में आज हैं उसी दौरान से निकली हुई थी जी। और अन्ना हजारे का मूवमेंट चला तो किस बात पर चला कि टॉप पर बैठे लोग भी जनता के जवाबदेह हो। लोकपाल के अंदर प्रधानमंत्री भी आए और सारे लोग आए, याद होगा आपको। और जो पार्टियां उस समय इसका समर्थन कर रही हैं, इसके बूते जो सत्ता में आई, अब वो इसको इस निष्कर्ष पर ले गई कि सुप्रीम कोर्ट को टिप्पणी करनी पड़ी कि भाई हम संविधान में ऐसा कहीं कुछ है नहीं, कोई अनुच्छेद नहीं है जिसमें ये बताया जाए कि जेल में जाता हुआ आदमी रह सकता है, नहीं रह सकता, ऐसा कुछ उसमें है नहीं। परंपरा ये रही है कि जब भी लोग जाते रहे इस्तीफा दे देते रहे, ऐसा कुछ था जी। अब मान लीजिए कि एक विषय आया कि चलिए, और वो संविधान संशोधन है, बिना 2/3 के, बिना सबके सहमति के पास नहीं हो सकता, और वो जेपीसी को भी जा रहा है, उस पर इतना ज्यादा हंगामा, जो शोर शराबा हुआ, वो मेरे लिए अभी भी आश्चर्य का विषय। न तो ये पास होने जा रहा था, न कोई पास करा सकता इस तरह से, वो संभव ही नहीं था, और पहले ही इंट्रोड्यूस किया गया, कहा जेपीसी। तो मेरा ये कहना है कि देखिए, बस आखिरी वाक्य, जब जो बातें सड़क पर होती थी, सड़क और संसद का एक फर्क होता है। संसद में इसलिए बहस की जाती है कि वहां पर आप एक तार्किक देते हैं, सड़क पर बहुत सारा लूज बातें भी होती हैं। ये पॉइंट आपने उल्टा कह रहा हूं, बस मैं उल्टा कह रहा हूं, सड़क पर आजकल ज्यादा शालीनता से काम हो रहा है बनस्पत संसद के। ठीक है, ये बहुत ही दुखद है। जी बिल्कुल, ये पॉइंट आपने रेज किया। निखिल जैन, आपके पास आऊंगा। ये कहा जा रहा है कि भाई जो काम सड़क पर किया जाता था वो अब संसद में हो रहा है, संसद की अपनी गरिमा है, और जो विषय जो भी आए, जो भी बिल्स है जो आए हैं, अगर उस पर चर्चा हो जाए तो शायद ज्यादा आपका पक्ष पता चले कि आप क्या कहना चाहते हैं। क्योंकि जैसे अभी जिस बिल की बात हो रही है, संविधान संशोधन, 130वें संविधान संशोधन की जिसकी बात हो रही है, उस पर अगर चर्चा कर लेते, वो तो जेपीसी में ही जा रहा था, तो क्या जाता, आपकी बात ही तो सामने आती जनता के। निखिल जी, सबसे पहले तो जब सत्ता पक्ष ये सोचने लगे कि देश का विपक्ष, देश का नेता प्रतिपक्ष कोई सुनियोजित साजिश करके आ रहा है, कोई कॉन्स्पिरेसी करके आ रहा है कि सदन ना चल सके, मेरे हिसाब से सदन कभी नहीं चल सकता। इंग्लिश में कहावत है वेस्टमिंस्टर सिस्टम, हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम को लेके, कि रनिंग द हाउस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। सरकार का दायित्व है हाउस चलाना। The government should have its way, the opposition should have its say, कि सरकार के बिल पास होते रहें, लेकिन विपक्ष जो अपनी बात रखना चाह रहा है वो रख पाए। हमारा पार्लियामेंट के जब भी सत्र होते हैं उसमें लाखों करोड़ों रुपए खर्च होते हैं हर सत्र में, और बार बार ये एक मुद्दा उठ के आता है, लेकिन किसी तरीके से सत्ता पक्ष ये दिखाने लग जाता है एज इफ ये सिर्फ सत्ता पक्ष की बात रखने के लिए सदन चलता है। सदन इसलिए चलता है ताकि हमारे निर्वाचित सांसद, ताकि हमारे जनता के जनप्रतिनिधि देश की सबसे बड़ी पंचायत में हमारे मुद्दों की बात कर सकें, चाहे वो विपक्ष के हों या सत्ता पक्ष के हों। क्योंकि जितने भी सांसद लोकसभा में बैठे हैं या राज्यसभा में भी जो बैठे हैं, वो जनता का मैंडेट लेके आए हैं।
फर्क नहीं पड़ता कि सरकार किसकी है और विपक्ष कौन है, हर एक सांसद जनता के मैंडेट से है। उस पे ये कहना कि ये देश विरोधी है, ये सदन नहीं चलने देना चाहते, ये चर्चा नहीं करना चाहते, ये बेमाने आरोप हैं। रही बात ये 130वें संविधान संशोधन की, जहां पर यह कहा गया कि 30 दिन के अंदर अगर 30 दिन तक कोई भी मुख्यमंत्री या मंत्री जेल में रहा तो उसको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। और ये पहले ऐसा कभी नहीं हुआ, पहले मर्यादा होती थी, लोग छोड़ देते थे अपने आप, बिल्कुल सही बात है, पहले छोड़ देते थे। लेकिन पहले कभी ऐसा भी नहीं हुआ कि मुख्यमंत्रियों को जेल में 6-6, 4-4 महीने डाला जाए बिना किसी प्रूफ के, एज अंडर ट्रायल, और एक ऐसे कानून के तहत जहां बेल मिल ही नहीं सकती। नहीं, आपको पॉइंट आ गया। मैं इसमें थोड़ा सा एक कुछ चीजें आपसे क्लियरेंस चाह रहा हूं। एक चीज ये कि फिलहाल हम इस बिल पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, आप भी इस बात को समझ रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि ये सारी बातें जो आप लोग कह रहे हैं, अगर इसको संसद में खड़े होकर के और अगर ये चर्चा होती और आप कहते तो शायद ये बात संसद तक पहुंचती। आप ये जो टीवी डिबेट में आपको कहनी पड़ रही है, ये संसद में कहते और बहुत ही उसको सिस्टमैटिक तरीके से कह लेते। लेकिन वो तब होता जब संसद चलती। और जो कह रहे हैं, आपने कहा कि एक ये जो इस नोशन के साथ आते हैं लोग कि संसद में सिर्फ सत्ता पक्ष की बात सुनी जाएगी, अगर हंगामा होगा तो कैसे होगा? देखिए, लोकसभा अध्यक्ष अगर हर छोटी सी बात पे, हर जरा से एक नारे पर अगर adjourn करते रहेंगे तो सदन चलेगा कैसे? सदन चलाना सरकार की जिम्मेदारी है, लोकसभा अध्यक्ष की जिम्मेदारी है। लोकसभा अध्यक्ष भाजपा के सांसद हैं और दिक्कत यह है कि जब आप अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठते हैं, आप भाजपा या कांग्रेस के सांसद नहीं होने चाहिए, आप सदन के निष्पक्ष अध्यक्ष होने चाहिए। लेकिन ओम बिरला पिछले 5 साल से 6 साल से दिखाते आ रहे हैं कि किस तरीके से वो एक पक्षपाती रूप अपनाते हैं सदन की कुर्सी पर बैठ के भी। क्या जरूरत थी ये कहने की कि विपक्ष के लोगों ने सुनियोजित तरीके से सदन नहीं चलने दिया? क्यों सरकार को यह नहीं कहा गया कि आप इतना इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन ला रहे हैं, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में क्यों नहीं डिस्कस करा गया? और मैं बिल पे चर्चा नहीं कर रहा हूं, मैं एक सरकार का ऑपरेट करने का एक तरीका आपके दर्शकों को बताना चाह रहा हूं कि इतना बड़ा संशोधन बिना विपक्षी पार्टियों से चर्चा करे आप एक सरप्राइज फैक्टर के साथ ले आते हैं। क्यों सरप्राइज फैक्टर? ठीक है, सदन चर्चा के लिए है, बहस के लिए है, सरप्राइज पार्टी देने के लिए नहीं है। ठीक है, ठीक है। राधिका खेड़ा, बहुत सारे सवाल हैं जिनका आपको जवाब देना है। एक तो बात यही है कि जो बार बार कह रहे हैं कि संसद चलाना सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी है, एक तो ये बात कही। दूसरी बात ये कही कि आप सरप्राइज फैक्टर की तरह इस तरह चीजों को लाते हैं, संसद में बोलने नहीं देंगे, क्या सिर्फ सत्ता पक्ष की सुनी जाएगी? क्या ऐसा है? सभी को नमस्कार। उम्मीद करती हूँ मुझे उतना ही समय दिया जाएगा जितना 99 सीट वाली पार्टी के प्रवक्ता को दिया गया। आज मानसून सत्र का अंत हो गया और एक बार फिर पूरा सत्र हंगामे का बेट चढ़ा दिया गया। सवाल यह है, इस हंगामे में सबसे बड़ा नुकसान हुआ तो किसको हुआ? अब संसद जनता की उम्मीदों का मंदिर होता है, ये हम सब जानते हैं, और यहाँ हर सांसद जनता की आवाज बनकर आता है। लेकिन विपक्ष, खासकर से कांग्रेस और उनकी सहयोगी इंडिया अलायंस, चर्चा से भागने का काम करते हैं, सिर्फ नारेबाजी करते हैं और पोस्टरबाजी में लगे रहते हैं। एक दिन का, 1 मिनट का खर्चा 2.5 लाख रुपए होता है, मतलब कि घंटे का 25 लाख रुपए और दिन का 1.5 से 2 करोड़ रुपए। तो आप ये सोच लीजिए, देश की जनता का हर घंटे 25 लाख रुपए खर्च करा रही है ये विपक्ष के लोग। बाहर जो नारेबाजी करते हैं, कभी फिलिस्तीन का थैले लेकर घूमते हैं, कभी देश के लोगों की फोटो लगाते हैं, फिर वो महिला आके कहती है कि प्रियंका वाड्रा को किसने हक दिया मेरी फोटो पहनने का। प्रधानमंत्री जी ने साफ तौर से कहा कि विपक्ष में कई प्रभावशाली नेता है, कई प्रतिभाशाली नेता है और अच्छे वक्ता भी हैं, लेकिन राहुल गांधी की इतनी असुरक्षा है, इतना उनके अंदर घबराहट है कि वो किसी और को बोलने नहीं देना चाहते। इसीलिए कांग्रेस चर्चा से बचकर संसद की कार्रवाई को स्थगित करती है। और हमारे केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू जी ने भी बिल्कुल स्पष्ट तौर पे कहा कि लोकतंत्र में असहमति जनता जताना बहुत जरूरी है, लेकिन सरकार को काम को रोकना और संसद को बंधक बना देना, ये कहाँ का लोकतंत्र है? अब निखिल जी ने कुछ सवाल बोले, मैं एक एक करके उन सवालों का जवाब दे देती हूँ। पहली चीज उन्होंने बोली, हमारा संसद सिर्फ सत्ता पक्ष से नहीं चलता, विपक्ष से भी चलता है। भाई साहब, गिने कितने भाषण राहुल गांधी के हुए और कितनी बार पक्ष के नेताओं ने, सरकार के नेताओं ने उनको टेका? एक बार भी नहीं टोका जब राहुल गांधी बोलते हैं। लेकिन जब भी देश के प्रधानमंत्री बोलने आते हैं तो राहुल गांधी कभी ऐसे इशारे करके कहते हैं, वेल में अपने गुंडों को भेजते हैं, गुंडों की तरह ही अपने सांसदों को ट्रीट करते हैं कि जाओ अटैक करो, वेल में जाओ, वेल में जाओ। इस तरीके का रवैया बिल्कुल भी इस देश के लोकतंत्र में कभी नहीं देखा था। जब प्रधानमंत्री बोलते हैं ये नारे देते हैं, जब प्रधानमंत्री बोलते हैं बीच बीच में चिल्लाते हैं। मुझे बताइए, जब राहुल गांधी उल्ट सुल्ट बयान देते हैं, संसद में खड़े होकर कहते हैं कि हिंदू हिंसक है, आके कहते हैं कि हमारे सैनिक चीन से पिट के आए हैं, तब भी कोई इनको बीच में नहीं टोकता। हम इनकी बात हमेशा जाने देते हैं। तो ये बात आपकी यहीं पे ध्वस्त होती है। दूसरी चीज उन्होंने कहा
कि छोटे मोटे नारे, वोट चोर गद्दी छोड़ छोटा नारा है। आप भूल रहे हैं राफेल के समय पे भी चौकीदार चोर आपने लगाया था। आखिर में क्या हुआ? आपके नेता को जाके सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगनी पड़ी। आपने जब जब नारे लगाए हर उस नारे की माफी मांगी। देश के प्रधानमंत्री जब संसद में आते हैं तो इस तरीके की नारेबाजी होती है। आप सड़क के गली छाप गुंडे हैं जो इस तरीके की नारेबाजी कर रहे हैं देश के चुने हुए प्रधानमंत्री के लिए। बिठाए हुए नहीं है गांधी परिवार के वो वहां पे। देश की जनता ने नरेंद्र मोदी जी को चुन के बिठाया है वहां पे। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की तरह नहीं कि गांधी परिवार का आशीर्वाद रहा तो आशीर्वाद भगो और वो बैठ गए वहां पे। ये याद रखिएगा। और तीसरी बात चुन के आए हैं। तीसरी बात उन्होंने कहा कि जो स्पीकर होते हैं वो निष्पक्ष होने हैं। अरे भाई साहब, राहुल बाबा लगातार देश के खिलाफ देश और विदेश पार्लियामेंट हर जगह बोलते हैं, फिर भी स्पीकर साहब उनको नहीं टोकते, विपक्ष को पूरा समय देते हैं। लेकिन आप लोग हर बार जब सरकार बोलती है, जब नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं तो कागज फेंकने का काम करते हैं, हंगामा करने का काम करते हैं और कहते हैं कि हम निष्पक्ष हैं। जरा चलाई के देखिए खुद अपने आप को, आप चेहरा शीशे में कैसे देखते हैं नेशनल टेलीविजन पे झूठ बोलते हुए। शर्म आनी चाहिए। पूरी देश जनता देखती है संसद की प्रोसीडिंग। ठीक है राधिका, देखते हैं कि विपक्ष। चौथी बात, इन्होंने एक और बात कही आखिर में कि क्या जरूरत थी ये कहने की कि विपक्ष चलने नहीं दे रहा। क्यों भाई? हम झूठ बोले राहुल गांधी जैसे? हम झूठ बोले राहुल गांधी जैसे कि हिंदू हिंसक होता है, कि देश के सैनिक चीन से पिट के आते हैं? नहीं, हम देश की जनता को सत्य बताते हैं जो उनको संसद टीवी पे दिखाई देता है, हर न्यूज चैनल पे दिखाई देता है, लाइव प्रोसीडिंग, कि किस तरीके से राहुल गांधी और अपने लोगों के साथ मिलकर संसद नहीं चलने देते, किस तरीके से टैक्स पेयर्स की गाड़ी कमाई का पैसा 25 लाख रुपए प्रति घंटा आप। ठीक है राधिका जी, पॉइंट आ गए आपके पॉइंट आ गए। आपके 10 सेकंड की एक आपत्ति लेना चाहूंगा मैं, इससे पहले आप। मैं असल में जेडीयू के पास जाना चाह रहा हूं, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा। सारे कमेंट्स में आपका मैं एक एक करके आपका जवाब लेता। मैं जवाब नहीं दे रहा, मैं बस एक 10 सेकंड की आपत्ति ले रहा हूं कि प्रधानमंत्री मोदी से मेरे बहुत सारे विरोध हैं, लेकिन मैं मर्यादा नहीं भूलता। यहां पर आके मैं उन्हें प्रधानमंत्री मोदी ही बोलूंगा, ठीक है। लेकिन भाजपा की प्रवक्ता नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को राहुल बाबा कह रही हैं। अब मैं यहां पर नरेंद्र बाबा, नंदू बाबा ये सब बोलने लगूं, मुझे सही नहीं लगेगा, आपको भी नहीं लगेगा। ठीक है, चलिए कोई नहीं। मैं बोलूंगी देश का संविधान मुझे हक देता है, वही संविधान। बोलिए आप जो मर्जी बोलिए, खाली कॉपी। जनता देख रही है आपको कितना मान मर्यादा है। राहुल गांधी भी निर्वाचित नेता प्रतिपक्ष हैं। राहुल गांधी 40% से ज्यादा वोट के साथ संसद में विपक्ष का नेतृत्व करते हैं, खाली नरेंद्र मोदी को वोट नहीं मिला। चलिए ठीक है, आप अपनी मर्यादा दर्शकों को दिखा रहे हैं। ठीक है, चलिए मैं फिर भी आप दोनों लोग से यही रिक्वेस्ट करूंगा, मुझे 10 सेकंड दीजिए। अगर इनको मेरी बात से आपत्ति है तो इनको यहाँ पे खड़े होकर तुरंत राहुल जी के पास जाना चाहिए और बोलना चाहिए कि वोट चोर गद्दी चोर जब मेरे देश के प्रधानमंत्री को बोला जाता है मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। आप देश के प्रधानमंत्री को चोर बोले, आप देश के प्रधानमंत्री को गद्दी चोर बोले तो ठीक है, हमने आपके नेता को बाबा बोल दिया तो आपको चुभन हो गई। देश का हर इंसान संसद में तो मोदी जी का नाम ही नहीं लिया। आप लोग बदतमीजी करते हैं। उन्होंने संसद में तो मोदी जी का नाम ही नहीं लिया। संसद में तो कभी बोला ही नहीं कि मोदी जी वोट चोर है, तो चोर की दाढ़ी में तिनका क्यों दिखा रही हैं? नहीं, संसद में तो कभी ये कहा ही नहीं गया कि मोदी जी वोट चोर है। आपने कैसे मान लिया कि आपकी बात हो रही है? क्या पता किसी और पार्टी की बात कर रहे थे? नहीं, क्या पता किसी और पार्टी की बात कर रहे थे। अच्छा चलिए, हमने बोला, आपको लगा आपको चोर बोला। सुनिए, मैं एक चीज कह रहा हूं कि कम से कम चलिए ये मैं आप सभी लोगों से ये इल्तजा करूंगा कि यहां पर कम से कम ये कोशिश करिएगा कि व्यक्तिगत हमले ना करें, किसी के ऊपर एक डिबेट चलने दीजिए। ठीक है, ठीक, प्रधानमंत्री को अगर चोर नहीं बिल्कुल ठीक है, प्रधानमंत्री जी हो या कोई दूसरा नेता हो, सबका सम्मान है। ठीक है, बिल्कुल राधिका जी आपकी बात भी सही है। राधिका जी आपकी बात भी सही है। देश प्रधानमंत्री जी हो या देश का कोई भी नेता हो, कम से कम इस बहस के दौरान मैं ये चाहूंगा कि आप सब लोग जो है सभी का सम्मान रखें। और इस ठीक है, नहीं आपने अभी कुछ नहीं बोला है। ठीक है, आप कोई बात नहीं, अभी लेट्स नॉट गो इनटू दैट। अभी मैं कह रहा हूं आगे की बीती ताही बिसारी दे, आगे की सुधिलोई, कोई किसी को ऐसा ना कहे कि किसी को खराब लगे। एनीवेज इस पे आगे बढ़ते हैं। मैं किशोर कुणाल जी को यहाँ पर लेकर आना चाहिए। किशोर कुणाल जी, राधिका जी आप कुछ कह रही हैं? अगर मुझे टोकेंगे, मैंने एक भी अमर्यादित शब्द नहीं बोला है। नहीं, आपको कोई नहीं टोक रहा, आपकी बात पूरी हो गई। आपकी बात पूरी हो गई ना, आपकी बात पूरी हो गई ना राधिका जी, आपकी बात पूरी हो गई ना मुझे टोके हैं। राधिका जी आपकी बात पूरी, कोई अमर्यादित शब्द नहीं कहा है। ठीक है, आपकी बात मेरे बिना डिबेट कर लीजिए, मैं छोड़ रही हूँ। अरे डिबेट छोड़ने की कोई बात नहीं है, आप जाना चाहें तो जाएं, आप स्वतंत्र हैं, लेकिन आपको कोई टोक नहीं रहा बीच में।
निखिल जी ठीक है, जवाब नहीं होंगे नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अभी देखते हैं। फिलहाल मैं ये कह रहा हूं कि किशोर कुणाल जी के पास जाएंगे। किशोर कुणाल जी, आपसे ये जानना समझना चाहेंगे, जिस तरह से अभी हमने रवि किशन को देखा, और एक बात किरण रिजिजू ने भी कही कि ये जो फर्स्ट टाइम सांसद हैं, ये जो पहली बार आते हैं, बहुत सारी हसरत लेकर आते हैं, उनको लगता है कि हम अपनी देश की जनता की बात वहां तक कहेंगे। कई बार चाहे वो विपक्ष का एक अपनी मूव हो या सत्ता पक्ष का अपना एक कोई रणनीति हो, उसके तहत चाहे जिस भी वजह से संसद नहीं चल पाती, नुकसान होता है और बहुत निराश होकर वापस लौटते हैं। कैसे देखते हैं? निखिल जी नमस्कार, आपको सभी पैनलिस्ट महोदय को नमस्कार। राम बहादुर जी काफी सीनियर पत्रकार हैं और बहुत शांति से सबको जी, रामकृपाल जी जी। और आप ये समझे कि संसद को चलाना एक साझी जिम्मेदारी है, चाहे पक्ष के लोग हों या विपक्ष के लोग हों, सत्ता के पक्ष के लोग हों या विपक्ष के लोग हों। और जैसे निखिल जी ने कहा कि सरकार की जिम्मेदारी संसद को चलाना होता है, तो मैं इसमें एक लाइन और जोड़ता हूँ कि विपक्ष की संस्कृति ये नहीं होनी चाहिए कि हमें सिर्फ वर्कआउट करना है। विपक्ष की संस्कृति ये होनी चाहिए हमें वर्कआउट करना है, उन्हें वर्कआउट करनी चाहिए। और वर्कआउट के मद्देनजर देश के 140 करोड़ जनता के लिए उन्हें भी अकाउंटेबल होना चाहिए। और जो 2.5 लाख पर मिनट की बात आ रही है, ये पवन बंसल साहब ने 2012 में इस तरह का डेटा दिया था। 2012 में पवन बंसल साहब ने 2.5 लाख की बात की थी, अब वो बढ़ के कई गुना हो गया होगा, या कुछ समझते हैं 3 लाख या 3.5 लाख तो हो ही गया होगा। तो निश्चित तौर पे अगर संसद नहीं चलता है तो ये पक्ष और विपक्ष सभी लोगों की साझी जिम्मेदारी है, और सभी लोगों को आत्ममंथन करने की जरूरत है। जहां तक जनता दल यूनाइटेड का मानना है, हम लोग हमेशा से बेहतर परफॉर्मेंस के लिए जाने जाते हैं। आपने देखा होगा बिहार विधानसभा, कभी हम लोग 28वें नंबर पे थे, आज 5वें टॉप 10 में आते हैं। हमारा वर्क डे 40 होता है, जबकि देश का नेशनल वर्क डे एवरेज जो है वो 20 का होता है। तो जनता दल यूनाइटेड स्पष्ट तौर पे मानती है कि चाहे विपक्ष के लोग हों या पक्ष के लोग हों, एग्रेशन आप जनता के बीच दिखाइए, सड़कों पे दिखाइए। संसद भवन विमर्श का जगह होता है, आप विमर्श करें, तर्कों के आधार पे चीजों को जोड़ें, तर्कों के आधार पर चीजों को तोड़ें। और अगर आप संसद भवन नहीं चलने दे रहा है तो यह देश का लॉस है, किसी एक राजनीतिक दल का लॉस नहीं है, किसी एक व्यक्ति का लॉस नहीं है, देश के रेवेन्यू का लॉस है। और हम कांग्रेस के रिप्रेजेंटेटिव, चूंकि भाजपा की नेत्री नहीं है यहाँ पे, तो कांग्रेस के जो भी रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे बैठे हैं, निखिल साहब, मैं निखिल साहब को बताना चाहूंगा कि आज आप विपक्ष पे आरोप लगाते हैं, सत्ता पक्ष पे आरोप लगाते हैं मनमानी का, ये रिकॉर्ड आपका भी बहुत खराब रहा है। आप अगर उठाएंगे डेटा को, अगर आप इतिहास को देखेंगे, तो जो 2006 से 14 के बीच में आपने तकरीबन 18 ऐसे बिल को पास किया जिसपे चर्चा भी नहीं हुआ। ऐसे बिल अगर आप सिर्फ 2007 में देखेंगे तो तकरीबन 11 विधेयक पर बिना चर्चा का पास कर दिया गया। अगर आप 2010 में देखेंगे तो 3 विधेयक को आपने सिर्फ 16 मिनट की चर्चा पे पास कर दिया। और परफॉर्मेंस की बात करेंगे निखिल जी, तो परफॉर्मेंस अगर आपका देखेंगे तो सबसे खराब परफॉर्मेंस 50 सालों में 2009 से 14 के बीच में रहा है संसद भवन का परफॉर्मेंस, संसद के कामों का परफॉर्मेंस। ये आपके लिए भी वही पैरामीटर लागू होता है। कभी आप सत्ता में थे और सत्ता में रहते हुए अगर आप ये कहते हैं कि सत्ता पक्ष का एक काम ही है संसद चलाना, तो इस नजरिए से, इस मापदंड पे भी आप खड़े नहीं उतरते हैं। और कम से कम विपक्ष में रह के आपको इन चीजों पे ध्यान रखना चाहिए। विमर्श करें, जनता के बीच विमर्श करें, संसद भवन में विमर्श करें, आप जहां चाहे विमर्श करें, लेकिन संसद को भंग करके, संसद को इसी तरह से संसद में परेशानी खड़ा करके अगर आप चाहेंगे कि हम जनता के बीच हीरो हो जाएंगे, तो जनता हर एक चीज को देखती है। आपके अतीत का भी आकलन करेगी, आपके वर्तमान का भी आकलन करेगी, और आपके भविष्य को भी तय करेगी, यही जनता तय करेगी। ठीक। आपने बहुत सारे अच्छे आंकड़े दिए जिन पर हम आगे भी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस होंगे तो ये चर्चा जारी रहेगी। दर्शकों कहीं मत जाइएगा। एक और प्रगतिशील भारत तेज और चौड़े राष्ट्रीय राजमार्गों का साक्षी बन रहा है, वहीं कुछ स्थानों पर अतिक्रमण आवाजाही में बाधा बन रहे हैं। राजमार्ग यात्रा ऐप आपको सशक्त बनाता है। बस एक टैप में शिकायत दर्ज करें, फोटो को जियो टैग करें और शिकायत की स्थिति ट्रैक करें और समाधान पाएं। राजमार्ग यात्रा ऐप पर फास्ट टैग रिचार्ज और वार्षिक पास एक्टिवेट करें और नजदीकी अस्पताल, पेट्रोल पंप, रेस्टोरेंट की जानकारी भी पाएं।
ओवर स्पीडिंग अलर्ट के साथ रहें सुरक्षित। राजमार्ग यात्रा ऐप पर हाईवे अतिक्रमण रिपोर्ट करें और राष्ट्र निर्माण में योगदान दें। LIC लाया है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान इंडेक्स प्लस। जीवन बीमा पाइए और निफ्टी स्टॉक्स के साथ अपने मार्केट रिटर्न्स को तेजी से बढ़ाइए। इस अट्रैक्टिव कॉम्बिनेशन के साथ अपना कल सुरक्षित कीजिए। सिर्फ 2500 रुपए मंथली प्रीमियम से शुरुआत कीजिए। आज ही LICindia.in पर जाएं। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद, और हम चर्चा कर रहे हैं संसद में हंगामा किसका नुकसान, क्योंकि लगातार सत्ता पक्ष यानी कि सरकार और विपक्ष एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि संसद अगर नहीं चली तो जिम्मेदारी उसकी है। यानी कि सरकार विपक्ष को कह रही है और विपक्ष सरकार को कह रही है। आखिर किसकी जिम्मेदारी है ये, और किसका सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, इस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं। और इस चर्चा में हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। निखिल जी, बहुत सारे आरोप आपके ऊपर लगाए गए, और खासतौर पर यह भी कहा गया कि जब जिस तरह से अभी आपने देखा कि किशोर कुणाल जी ने कहा कि ये पहली बार नहीं है कि बिना चर्चा के जो विधेयक है, जो बिल है, वो पारित हो रहे हैं। ये एक लंबी परंपरा रही है, और ये सिर्फ उन्होंने शायद 9 से 14 तक का उदाहरण दिया। इसके पहले भी बहुत बार ऐसा होता रहा है। हंगामा कोई नई बात नहीं है। देखिए निखिल जी, कोई भी अगर विधेयक बिना चर्चा के पारित हो रहा है, मैं मानता हूं ये हमारी नाकामी है, हमारे सदन की नाकामी है, उस समय की सरकार की नाकामी है। अगर उस समय की सरकार, उस समय के लोकसभा अच्छा, सारी, मैं बीच में टोकना नहीं चाह रहा था, लेकिन आप बार बार कह रहे हैं कि सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार की नाकामी है। आप हंगामा करते रहें और सारी नाकामी सरकार की। ये कैसे चलेगा? मतलब आप बोलने नहीं देंगे, उसके बाद फिर कहेंगे हम बोलेंगे नहीं, हम वॉकआउट करेंगे। तो क्या 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 चारा रहता सरकार के पास कि बिना चर्चा के उसको पारित ना कराए? नहीं, मैं तो कह रहा हूं कि 2009 से 2014 में जो कांग्रेस की सरकार थी, अगर उस सरकार के दौरान सदन में बिना चर्चा के विधेयक पारित हो रहे थे तो उस सरकार की नाकामी है। आज अगर इस सरकार के दौरान सभा में बिना चर्चा के विधेयक पारित हो रहे हैं तो इनकी जिम्मेदारी है। यह बात जरूर है कि कुछ हद तक एक साझा जिम्मेदारी है सदन चलाने की, विपक्ष पे भी। मुझे तो यही लगता है, ये हो सकता है आपने एक प्रोवर्ब भी दिया, एक फ्रेज भी दिया शुरुआत पे। मैं बिल्कुल नहीं जानता है वो किस फिलोसोफर ने दिया है उसको, लेकिन मुझे जो लगता है, ये इससे हमारे जो वरिष्ठ पत्रकार भी हैं और जो बीजेपी की प्रवक्ता हैं वो सब लोग बताएंगे कि इसमें जिम्मेदारी तो सभी की है, साझा जिम्मेदारी सारे हैं। ये कहना कि सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी है, जी, साझा जिम्मेदारी जरूर है, ज्यादा जिम्मेदारी सरकार की है। पर खैर, मैं मुद्दे पे आता हूं, उसको टेक्निकल पार्ट पे हम नहीं फंसते। अगर उस समय विधेयक पारित हो रहे थे बिना चर्चा के तो क्यों हो रहे थे? एक उस समय को भी हम याद करते हैं। ठीक है। क्या उस समय सुषमा स्वराज जी ने, अरुण जेटली जी ने क्या ये नहीं कहा था कि सदन को रोकना, प्रोटेस्ट करना, ये सब एक अधिकार है, ये लोकतांत्रिक अधिकार है, ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का एक कोशर फॉर्म है, ये सही है, ये करना चाहिए। उस समय की सरकार में भी प्लैकार्ड्स लाए, उस समय का विपक्ष भी, भाजपा जो उस समय का विपक्ष था वो भी प्लैकार्ड्स लाते थे, वो भी नारे लगाते थे, वो भी सदन को नहीं चलने देते थे। उस समय की सरकार भी ऐसे ही बातें करती थी, लेकिन उस समय की सरकार कम से कम एक समन्वय बनाने की कोशिश करती थी। आज की तारीख में किरेन रिजिजू और राजनाथ जी को छोड़कर इस सरकार का एक भी मंत्री, एक भी सांसद किसी भी प्रकार का समन्वय बनाता नजर नहीं आता। तो बल्कि मल्टीपल मंत्री तो बहुत सफिशिएंट है, मतलब सिर्फ इतने वरिष्ठ मंत्री नहीं, बहुत अच्छी बात है कि 2 लोग हैं जो आज भी संसदीय मर्यादा का ख्याल रख रहे हैं, लेकिन 240 सांसद हैं भाजपा के, उसमें 238 अगर एक राह पे चलेंगे और 2 एक अलग राह पे चलेंगे तो सदन का चलना बहुत मुश्किल हो जाएगा, जो हम देख रहे हैं। दूसरी बात, एक जदयू के हमारे मित्र ने एक चीज कही कि 2009 से 14 के बीच में संसद की परफॉर्मेंस वर्स्ट थी। अब ये एक सबसे बड़ी दिक्कत है, संसद कोई मैथ्स नहीं है कि आपने 1+2 करा तो 3 ही आएगा। संसद में कई जिम्मेदार, संसद का होने के कई कारण है। विधेयक पारित करना जरूर है, लेकिन सरकार को अकाउंटेबल होल्ड करना, सरकार को जिम्मेदार होल्ड करना भी बहुत जरूरी है। और 2009 से 14 के बीच में जिस तरीके से यूपीए की सरकार को जिम्मेदार ठहराया गया, वो अलग बात है। खैर, आज तक वो 2G स्कैम, कोल स्कैम, ये स्कैम, वो स्कैम में आज तक एक भी राजनीतिक कन्विक्शन नहीं हुआ है। सीबीआई डिस्क्लोजर रिपोर्ट्स फाइल कर रही है और कोर्ट्स लोगों को एक्विट कर रहे हैं, लेकिन उस समय ये आरोप लगे, सीएजी की एक रिपोर्ट थी, सरकार को घेरा गया, सरकार के मंत्रियों के इस्तीफे हुए। मैं तो मानता हूं वो बहुत ज्यादा
प्रबल संसद थी कि वो संसदीय मर्यादा दिखाई जा रही थी कि अगर लगा देश की जनता को कि उस समय की सरकार ने कुछ गलत करा, अकाउंटेबल होल्ड करा, मंत्रियों के इस्तीफे हुए। आज क्या हो रहा है, रेल मंत्री कभी इस्तीफा नहीं देते, एक के बाद एक इतने गंदे एक्सीडेंट्स होते जा रहे हैं। एक्सीडेंट्स तो चलिए पहले भी होते थे, अभी चलिए ठीक, आपकी अकाउंटेबल तो कोई होल्ड हो ही नहीं रहा ना, जिम्मेदारी किसकी है? चलिए ये ऑपरेशन अगर में जो कुछ गलतियां हुई सरकार के कारण, निखिल जी अगर अकाउंटेबिलिटी पे बहस करेंगे तो शायद ये चर्चा अंतहीन हो जाएगी। रेलवे एक्सीडेंट्स पहले भी बहुत होते थे और शायद इससे ज्यादा संख्या में होते थे। रेजिग्नेशंस लाल बहादुर शास्त्री के अलावा मुझे याद नहीं, नीतीश जी ने करा, लेकिन नीतीश जी ने करा, ठीक है, नहीं उसके नीतीश जी के बाद भी बहुत सारे मिनिस्टर। राधिका खेड़ा, बहुत सारे सवाल है आपके पास कि एक तो सरकार को रोकना, प्रोटेस्ट करना, ये कह रहे हैं कि हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है, और जब बीजेपी विपक्ष में हुआ करती थी तो यही किया करती थी। देखिए, कांग्रेस ने जब उनका शासनकाल था, तो हम ज्यादा दूर नहीं जाएंगे क्योंकि मैं इतिहास में जाऊंगी तो उनको तकलीफ होगी। हम यूपीए की बात करते हैं, जहां पे बिना चर्चा के बिल पास करने की परंपरा लगातार रही। तथ्यात्मक आंकड़े हैं 2006 से 2009, जब यूपीए 1 का अंतिम वर्ष था और यूपीए 2 की शुरुआत, कुल 60% से ज्यादा बिल बिना चर्चा के पास हुए, 60% से ज्यादा। फिर 2009 से 14 में आते हैं, जो यूपीए 2 का काल था, उसके आंकड़े बताते हैं करीबन 40 से 45% बिल बिना बहस के पारित हुए। खासकर आखिरी सालों में जो 2013 से लेकर 14 थे, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार अल्पमत जैसी स्थिति में थी, तो हंगामे के बीच 70% तक बिल बिना बहस के पारित होते थे। और यूपीए 2 के दौरान वैसे फूड सिक्योरिटी बिल, लोकपाल बिल, सारे के सारे हंगामा और अव्यवस्था के बीच में गिने चुने मिनटों में औपचारिक तरीके से पास किए गए, बस औपचारिक पारिता हुई थी। 2013 में संसद का मॉनसून सत्र जो अंत में कांग्रेस की सरकार का था, वो सिर्फ 2 दिन चला। 16 बिल पारित कर दिए गए 2 दिन में और बंद कर दिया गया बिना किसी सार्थक चर्चा के। ऐसा चलता है क्या संसद, कि वो चाहते ही नहीं, वो तो चर्चा ही नहीं करना चाहते थे। मॉनसून सेशन कितना बड़ा होना चाहिए, और ये आपका आखिरी सेशन है, उसके बाद चुनाव होंगे। आप 2 दिन में दफा दफा करते हैं, 16 बिल पास करते हैं और बाय बाय। ये होता है क्या संसद चलाना? ये होती है अकाउंटेबिलिटी? बहुत बार सवाल पूछे जा रहे हैं, अकाउंटेबिलिटी बताइए, अकाउंटेबिलिटी बताइए, किसकी जिम्मेदारी है? किसकी जिम्मेदारी है सदन चलाना? अगर आज सदन चलाना हमारी जिम्मेदारी है, तो तब सदन चलाना भी यूपीए की जिम्मेदारी थी। क्यों भागी सोनिया गांधी और राहुल गांधी अपनी जिम्मेदारी से? क्योंकि सदन तो वही चलाते थे। जब देश के राहुल गांधी इतने बड़े नेता है कि अपनी सरकार के डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का ऑर्डिनेंस फाड़ देते थे, तो इसका मतलब सरकार तो वही चला रहे थे, वो तो प्रधानमंत्री की कुर्सी से भी ऊंचे थे। तो क्यों नहीं उन्होंने चलने दिया सत्र, और मॉनसून सत्र को 2 दिन में खत्म कर दिया आखिरी को? तो विपक्ष जो ये हंगामा कर रही है बार बार, तो विपक्ष की भी जिम्मेदारी बनती है। मैं फिर बोलूंगी, जब जब विपक्ष के नेता बोलते हैं, उनको पूरा समय मिलता है। राहुल गांधी देश को बदनाम करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। उन्होंने पार्लियामेंट में आके ये तक कह दिया क्यों ट्रंप के कहने पे कि कितने हमारे जहाज गिरे। क्या उसी राहुल गांधी ने, जब हमारे एयरफोर्स चीफ ने आके कहा कि हमने पाकिस्तान के 6 जहाज गिराए हैं, एक शब्द बोला पार्लियामेंट में? नहीं। पर ट्रंप के कहने पे बोल दिया, बताओ कितने जहाज गिरे हमारे। ये होता है क्या संसद में डिसिप्लिनरी बिहेवियर? ये होता है क्या जिम्मेदाराना ऑपोजिशन का बिहेवियर? नहीं। ऑपोजिशन का जिम्मेदाराना बिहेवियर होता है जब देश की सरकार बोले तो सुने और उसमें सवाल उठाए। सवाल करिए ना, वार्तालाप करिए। आप करना ही नहीं चाहते, आप सारा समय बाहर भटकाना चाहते हैं, नई नई टी शर्ट पहनना चाहते हैं, लोकतंत्र की स्पेलिंग तक तो जानते नहीं, ऐसा एक लेकर आ जाते हैं प्लैक कार्ड जिसमें स्पेलिंग तक गलत लिख देते हैं। तो देश के लोकतंत्र का मजाक कौन उड़ा रहा है? जब सेशन चल रहा है तो राहुल गांधी जी बिहार चल रहे हैं, फिर मैं बोल दूंगी राहुल बाबा, तो इनको तकलीफ हो जाएगी और सीट पे कूदने लग जाएंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि देश का संसद हो, देश का कॉन्स्टिट्यूशन हो, लगातार गांधी परिवार उसकी धज्जियां उड़ाती आ रही है और आज भी उड़ा रहे हैं, जब देश के संसद को चलने नहीं देते। जब प्रधानमंत्री आ रहे थे चर्चा करते ना, आज क्यों हंगामा किया, क्यों नहीं चलने दिया? इनको किस बात का डर है कि जब जब संसद चलेगा तो इनको डर क्यों आ जाता है कि संसद नहीं चलने देंगे? कुछ तो बात है, वरना चोर की दाढ़ी में कुछ ना कुछ तो तिनका काला है ना। वरना अगर कोई तकलीफ नहीं है तो संसद चलते रहना चाहिए। तकलीफ इस बात से है कि देश की जनता को पता चलेगा देश की सरकार कितने काम कर रही है। हमने तो फिर भी विधेयक पास करेंगे। इनको अगर लगता है कि देश की संसद चलने नहीं देंगे, काम होने नहीं देंगे, तो ऐसा नहीं है। एक बात मैं बहुत जिम्मेदारी से आखिरी में कह दूं कि स्पष्ट है, हंगामे से सरकार को नहीं जनता को नुकसान होता है। तो ये जो विपक्ष में लोग बैठे हुए हैं, ये सोच रहे हैं ये टी शर्ट का ड्रामा, पोस्टर का ड्रामा करने से ये सरकार का नुकसान कर रहे हैं, नहीं, ये देश की जनता का और देश का नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि देश का पैसा, देश की जनता का पैसा यहां लग रहा है। देश इंतजार करता है कि उनके चुने हुए सांसद जाके कोई काम करेंगे जिससे उनका देश तरक्की करेगा।
ना कि इस तरीके के लिए पैसा और इस तरीके के वोट नहीं देते। हमारे देश की जनता टैक्स, मैं टैक्स, आप टैक्स इसलिए नहीं देते कि विपक्ष बैठ के बाहर हंगामा करे और संसद ना चलने दे। हमारे देश के लोग इसीलिए टैक्स नहीं देते कि राहुल गांधी चिल्लाए और चीखे और संसद ना चलने दे। इसलिए देते हैं कि देश आगे बढ़े, काम हो, बिल पास हो, बहस हो, सवाल जवाब हो। लेकिन ये डर के भागते रहेंगे। ठीक है राहुल जी, डरो मत। ठीक है निखिल जी, मैं आपको रिस्पॉन्ड करने का मौका दूंगा, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि इसमें किशोर कुणाल जी को और रामकृपाल जी को भी इस चर्चा में ऐड करें। किशोर कुणाल जी, आपको लगता है कि ये जो सारा कुछ चल रहा है अभी, संसद ना चलने देने से लेकर के सारी चीजें, लोग अब अपनी बात को संसद के बजाय जनता के बीच में ले जाना चाहते हैं। जनता के बीच में अगर आप नहीं कह पा रहे, कैसे उनको ये बातें कैसे बताएंगे कि दरअसल ये एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश है विपक्ष की तरफ से? अगर आप ऐसा सोचते हैं, कैसे बताएंगे? देखिए, विपक्ष बेसलेस नैरेटिव्स को सेट करने में एक्सपर्ट हो चुका है। आप देखेंगे बिहार के एसआईआर को लेकर ये लगातार काम कर रहे हैं, लगातार वोट चोरी का इल्जाम लगा रहे हैं। लेकिन जब आप इतिहास को देखेंगे, 2005 का 22 और 23 मई के इतिहास को देखेंगे, उस काली रात को याद करेंगे, तो बिहार के विधानसभा को रात के 3 बजे कैबिनेट बुलाकर भंग कर दिया गया। और भंग जब किया गया तो उसमें बूटा सिंह जी जो राज्यपाल हुआ करते थे बिहार में, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में बोला कि मेरे पास कोई सबूत नहीं है, मैं अनुमान के आधार पर बोल रहा था कि हॉर्स ट्रेडिंग हो रहा है। और आप स्थिति देखेंगे कि रात के अंधेरे में हाउस को अर्जन किया गया, हाउस को भंग किया गया, और हमारे राष्ट्रपति महोदय जो रूस में थे, उस समय मॉस्को में थे, उनको जबरन साइन कराया गया। आप निखिल जी, मैं बताऊंगा आपको, शर्म से कांग्रेस के लोगों को शर्म आनी चाहिए कि उस वक्त कुछ ऐसे विधायक हुए जो जनता ने जिन्हें चुना, लेकिन वो विधानसभा में शपथ नहीं ले पाए, वो विधायक नहीं बन पाए, और विधानसभा को कंप्लीटली भंग कर दिया गया। बिहार की जनता को पुनः चुनाव की आग में धकेल दिया गया। यही विपक्ष के लोग हैं जिन्होंने 1995 में टीएन शेषन जब बिहार में हुआ करते थे, चलो टीएन शेषन चुनाव आयुक्त हुआ करते थे देश में, तो लालू प्रसाद यादव जी बोला करते थे कि शेषनवा चुनाव करा रहा है या महाकुंभ करा रहा है। टीएन शेषन जब बिहार में चुनाव आयुक्त हुआ करते थे, लालू प्रसाद यादव जी बोलते थे शेषनवा को हम भैंस के तवेले में बांध देंगे। और उसी टीएन शेषन को 1999 के चुनाव में लाल कृष्ण आडवाणी के खिलाफ चुनाव लड़ाया गया। आप समझ सकते हैं कि विपक्ष के लोगों की मंशा क्या है। विपक्ष के लोग एक हैवक क्रिएट करना चाहते हैं, और इलेक्शन कमीशन कहीं ना कहीं देश की एक मजबूत संवैधानिक संस्थान है, उस इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी एक लोकतंत्र की न्यूनतम इकाई वार्ड के सदस्य को चुनने से लेकर और देश के राष्ट्रपति के चुनाव कराने तक की है। उस इलेक्शन कमीशन को बिना आधार का वोट चोरी, वोट बेईमानी और सीनाजोरी का आरोप लगा देना इनका फैशन बन चुका है। असल वोट चोरी तो उन्होंने बिहार में किया था, असल वोट की बेईमानी, वोट की डकैती उन्होंने बिहार में किया था। और आज जो वो बिहार में मतदाता अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं, वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं, इन्हें तो बिहार में मतदाता वोटर माफी यात्रा निकालनी चाहिए थी। तो बिल्कुल हाउस से ये चूक चुके हैं, इन्हें हाउस में अपनी बात कहने का अधिकार नहीं है, और ये हंगामा क्रिएट करके परसेप्शन क्रिएट करना चाहते हैं कि ना हम लोग हाउस में बोल पा रहे हैं, ना हम लोग सड़क पे, चूंकि हाउस में बोलने पे रिकॉर्ड में आएगा और सड़क पे ये कुछ भी बोल सकते हैं। ये एक नया फैशन क्रिएट कर रहे हैं कि हाउस में नहीं बोलना है, सड़क पे चाहे जो कुछ बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जी रामकृपाल जी, मैं चाहता हूं कि इस बात को थोड़ा सा डिटेल दें कि ये जो जिस नए फैशन की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये इसी सत्र में नहीं हो रहा है कि हाउस में ना बोला जाए और बाहर आकर बोला जाए, सड़क पर बोला जाए, संसद में ना बोले। क्या इस संसद ना चलने देने के पीछे का ये जो पूरा एजेंडा है, कैसे इसको समझें, क्या है इसकी वजह? बहुत ध्यान से मैं सुन रहा था, कांग्रेस के प्रवक्ता को भी और बाकी लोगों को भी। देखिए, ये पार्टियों के जो प्रवक्ता हैं वो तो अपनी अपनी पार्टी की लाइन पर बोलेंगे कि हमारी पार्टी सही है, हमारा जो है सही। लेकिन ईमानदारी से ये जो फ्रेज है ना कि संसद चलाने की जिम्मेदारी जो है सिर्फ सत्ता की है, यह गलत है। संसद जनता चुन के 500 जितने भी सांसद हैं भेजती है, उस सबकी जिम्मेदारी है संसद चलाने की। क्योंकि सरकार एक किसी की बनी हुई है, तो वो सरकार की नैतिक जिम्मेदारी आप कह लीजिए तो होती है, लेकिन ये पक्ष और विपक्ष दोनों की जिम्मेदारी है। और मैं एक बात बता दूं, बहुत ध्यान से मैं
मैंने भी इधर की राजनीति देखी है काफी पहले से जी। जब यूपीए की सरकार थी तो अगर संसद नहीं चल रही थी तो उसके लिए भी विपक्ष जिम्मेदार था, और विपक्ष में चाहे बीजेपी हो चाहे बाकी पार्टियां हो। और आज जब नहीं चल पा रही है तो विपक्ष जिम्मेदार है। फर्क सिर्फ मैं एक बात का बताऊं कि आप संसद चलने दें न चलने दें, इससे बहुत बड़ी बात नहीं होती है जी। सबसे बड़ी बात होती है कि संसद में जो आप कर रहे हैं जी, ये सिर्फ देश ही नहीं पूरी दुनिया देख रही जी। सवाल इस बात का है, विपक्ष में होते हुए भी विपक्ष के हंगामे के बावजूद किसका आचरण कब कैसा रहा। मैं इसमें कोई संकोच नहीं है कि इस बार अब जिस तरह का जो व्यवहार संसद में हो रहे हैं, जिस तरह के सांसदों का लोग हंगामे का कर रहे हैं, वो बहुत ही पहले की तुलना में बात वही है ना कि एक डिसेंट होता है, एक रिबेलियन होता है। अब ऐसा नहीं कीजिए कि आप एक किसी भी सभ्य समाज में कहां तक आप जाएंगे। अब होम मिनिस्टर को के सामने पेपर फाड़ के फेंका गया उनके ऊपर। अब आप बताइए, और उसके बाद ऐसा होता है कि वो पहली जमात छोड़ करके तीसरी लाइन में जाकर के बैठे। क्या हो रहा है हमारे संसद में। दूसरी बात एक मैं बात कह रहा हूं, विपक्ष का भी अधिकार है, सत्ता पक्ष का अधिकार है, लेकिन जो चीज वादा किया जाए उस पर ध्यान रखा जाए। याद कीजिए मणिपुर में जब वो सब हुआ था, सब कुछ विपक्ष ने कहा था कि हम बाइकाट करेंगे जब तक मोदी जी आकर के खुद नहीं बोलते हैं। याद है आपको? जी जी। बाइकाट करते रहे, लेकिन दिल्ली का एक बिल आया तो सारा विपक्ष चर्चा में आ गया। ये कौन सी नैतिकता है भाई। और हुआ वही कि मोदी जी आखिर में ही बोले, मोदी जी बीच में नहीं आए, अमित शाह बोले, उसके बाद मोदी जी बोले। तो मेरा ये कहना है कि अगर आप सैद्धांतिक विरोध है और विरोध व्यक्त करने का एक सूचना है, एक सीमा है, उसका अगर उल्लंघन नहीं हो रहा है तो ठीक है, जनता तो फैसला करेगी और जनता को बताने की जरूरत नहीं है, जनता सब कुछ जानती है जी। कई बार हम लोग ये समझते हैं कि नेता जो है या बड़े भारी जो पत्रकार या प्रवक्ता हैं, ये जनता से ज्यादा जानते हैं। जो जनता फौलाद पैदा करती है, गेहूं पैदा करती है, वो असली समाज की जमीनी सच्चाइयों को जानती है और आप किन मुद्दों के लिए लड़ रहे हैं, क्योंकि डिमांड जनता की रही है, उसको आपको पूरा करना है तो जनता जानती है। दूसरी बात, एक बात और कहूंगा, निखिल जी जो कह रहे थे एक बात, उन्होंने कहा कि किसी को आप जो है जेल में डाल देंगे। निखिल जी, जेल में सरकार नहीं डाल सकती किसी को, जेल में अदालत डालती है। सुन लीजिए। और जिन नियमों कानूनों के तहत कोई ईडी या सीबीआई किसी को पकड़ते हैं, वो संसद ने ही बनाया है। संसद ने बनाने का मतलब उसमें आप भी हैं, बीजेपी भी है, सब लोग हैं। कोई भी सरकार कानून के ऊपर जाकर के कोई काम नहीं कर सकती, ठीक है, वरना अदालतें हैं। किसी को अगर बेल नहीं मिल रही है, कहा तो जेपी की मूवमेंट में था कि तुम प्रतिनिधि ना रहे हमारे, यानी आप पर विश्वास हमारा खत्म होगा, राइट टू रिकॉल। आज कहां हो रहा है कि जेल में, हम जेल से भी काम करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने अगर ये बात नहीं कही होती कि ये लाइन क्लियर नहीं है, कि क्या ये भी नहीं कहा जा रहा है कि आप जैसे अरेस्ट हो तुरंत इस्तीफा दे दें 1 महीने के बाद, और आज वही ताकतें जो भ्रष्टाचार और वो तमाम बातें कर रही थी, आज वो ताकतें इस बात का विरोध कर रही हैं कि ऐसी बात सदन में कही क्यों गई। ठीक है, एक बात आखिरी एक बात कहूंगा मैं। देखिए, राजनीति जो है, मेरा अनुभव है सन 52 से लेकर के आज तक जी, इस देश में जनता के बीच जो नारा चलता है वो पॉजिटिव चलता है। इंदिरा गांधी आई, गरीबी हटाओ, प्रीपर्स की समाप्ति, बैंकों का राष्ट्रीयकरण। उन्होंने ये रोना नहीं रोया कि कांग्रेस ने हमको निकाल दिया। उसके बाद जेपी आते हैं, कहते हैं संपूर्ण क्रांति अब नारा है, भावी इतिहास हमारा है। उसके बाद आता है मंदिर ही बनाएंगे, अच्छे बनाएंगे, चोरी और निगेटिव
नैरेटिव पे कभी भी जनता पसंद नहीं करती है। और माफ कीजिएगा, जो लोग ये सोच रहे हैं कि एक बार चौकीदार चोर, इस बार चल रहा है कि वोट चोर, कुर्सी चोर, पता नहीं जो भी है। मेरा ये कहना है कि ये जो स्तर है अब राजनीति जिस दौर में हम जा रहे हैं, बहुत ही दुखद है, और उसका एक जो नमूना है वो संसद में भी दिखाई पड़ता। ठीक है, ठीक है। बहुत सारी बातें आपने रामकृपाल जी ने कही है। निखिल जी, आप रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं, उसमें ये भी बताइएगा कि उन्होंने कहा कि जो डिसेंट है वो डिसेंटली होना चाहिए, एक चीज। और ऐसा नहीं है कि इसके पहले विरोध नहीं होता था, लेकिन जिस स्तर पे उतरे हुए हैं कि कागज फाड़ के मुंह पे फेंक रहे हैं, कम से कम ये तो देश की जनता देख ही रही है। निखिल जी, एक तो मैं आशा चाहूंगा मुझे थोड़ा ज्यादा समय मिल सकेगा, समय बहुत कम है। मैं चाह रहा हूं कि सभी लोग रिस्पॉन्ड करें, इसलिए मैं अभी एक राइटर लगा दे रहा हूं। बाकी तीन पैनलिस्ट, नहीं ठीक है, आप बोलिए। इसमें समय जाया नहीं करते, आप थोड़ा जल्दी करिए। बहुत सारी बातें कही गई, मैं जल्दी नोट कर रहा हूं, मैं एक एक करके सबका जवाब दे देता हूं, क्योंकि अब समय खत्म। आमतौर पर हम ये मानते हैं कि जेल अदालतें डालती हैं, सरकार नहीं डाल सकती। पर अगर आप पीएमएलए का कानून पढ़ेंगे तो अदालत से पहले सरकार जेल डाल सकती है। जो अरेस्ट होता है वो एजेंसी करती है, वो अदालत नहीं करती। अरेस्ट के बाद कोर्ट से बेल मिलती है, लेकिन पीएमएलए का कानून इस तरीके से बनाया गया है कि आपको बेल केवल तब मिलेगी जब आप अदालत में आके सिद्ध कर दें कि आपने गुनाह नहीं करा हुआ है। पूरा क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस पलट कर दिया है, और इसीलिए अरविंद केजरीवाल को बेल नहीं मिल पाई, हेमंत सोरेन को बेल नहीं मिल पाई इतने लंबे समय तक। और अब उन दोनों को बीच में हस्तक्षेप लेकिन आप बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं, बिल्कुल आपके लिए मुश्किल, नहीं बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप इस पर जवाब लेते चले ना, इस पर जवाब लेते चले। मैं रामकृपाल जी बोल रहे हैं, संसद का काम है। चलिए, नहीं आपकी बात ठीक है, आपकी बात बिल्कुल नहीं बिल्कुल ठीक है, लेकिन थोड़ा सा धैर्य लीजिए, इसलिए क्योंकि कुछ पॉइंट्स क्लियर करना जरूरी है। मैं बोलना चाह रहा था, मैं बोलना चाह रहा था, लेकिन रामकृपाल जी सीनियर है, वो कुछ कहना चाह रहे हैं। रामकृपाल जी बहुत जल्दी ऐड करिए जी। रामकृपाल जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? क्या मैं अपने जवाब से चलिए, मैं दरअसल इसमें ये ऐड करना चाह रहा था कि जो आपने कहा कि अरविंद केजरीवाल को पीएमएलए, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सारे मुकदमे, ये शराब घोटाला, ये सारी चीज लेकर कौन आया था? ये सब आप ही लोग लेकर के आए थे। और दूसरी बात कि आप ही लोग जब वो कहते हैं कि इसको पास कराने में भी तो आप साथ खड़े थे, तो ये मत कहिए कि ये कानून जो है वो सरकार का है। ये कानून सबका है, आपका भी उनका भी है। कानून सबने, मैं बस सिर्फ इतना कहना चाह रहा था। कानून सबने मिलकर पास किया होगा, लेकिन जिस तरीके से इसका राजनीतिकरण करा जा रहा है, जिस तरीके से इसे विपक्ष को डराने के लिए, धमकाने के लिए और उन्हें मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक की पोस्ट से हटाने के लिए इस्तेमाल करा जा रहा है, इसलिए ये पीएमएलए कानून नहीं पास हुआ था। एक इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस थी जिनके चलते एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के लिए हमें एक सख्त कानून लाने की जरूरत थी, इसलिए पारित करा गया था, इसलिए नहीं कि आप विपक्ष को उससे टारगेट बनाएंगे। बाकी सवालों पर जवाब दे देता हूं। बहुत सारी चीजें कही गई। एक कहा गया कि वोट चोरी का राहुल गांधी एलिगेशन लगा रहे हैं, नहीं बोलना चाहिए, कोई सबूत नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है। राहुल गांधी ने इतने सारे प्रमाण प्रेस कॉन्फ्रेंस में 7 अगस्त को दिखाए। 8 अगस्त को जो कैंडिडेट थे मंसूर अली खान और कर्नाटका के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार जाके फॉर्मल तौर पे चुनाव आयोग में ये सबमिट कर देते हैं। उससे पहले दिसंबर में बीजेडी ने बहुत सारे एफिडेविट्स दिए थे कि किस तरीके से गड़बड़ियां हो रही हैं। उससे पहले दिसंबर में ही पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में इलेक्शन पिटीशन में हाईकोर्ट का आदेश था कि आप सीसीटीवी फुटेज जाहिर करिए, लेकिन 2 दिन के अंदर रेट्रोस्पेक्टिवली कानून बदल दिया गया। उससे पहले अखिलेश यादव 18,000 एफिडेविट दिखा चुके हैं 2022 से जो दिए हुए हैं, आज तक उन पर कोई जवाब नहीं है। अब ये बोला जा रहा है कि बिहार एसआईआर में बीएलए कोई कंप्लेन नहीं दे रहे, ये भी झूठ है। बहुत सारी ग्राउंड रिपोर्ट्स में दिखा दिया गया है कि बीएलएस कंप्लेन दे रहे हैं, लेकिन उन्हें रिसीविंग नहीं दी जा रही। इलेक्शन कमीशन जब इतना पक्षपाती काम करेगा, इलेक्शन कमिश्नर जब आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिल्कुल एक राजनीतिक प्रवक्ता की तरह बात करेंगे तो सवाल तो उठेंगे। अब बात आई कि आपने 6 जेट गिर गए पाकिस्तान के, ये राहुल गांधी ने सदन में आके क्यों नहीं बोला? क्योंकि 25 घंटे की चर्चा में ना रक्षा मंत्री, ना प्रधानमंत्री, ना गृह मंत्री ने यह बताया हमें। 25 घंटे की चर्चा हुई पार्लियामेंट में ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम टेरर अटैक पे, लेकिन ये नहीं बताया गया। राहुल गांधी जिस दिन एलिगेशन लाते हैं वोट चोरी के, अगले दिन एयर चीफ की स्टेटमेंट आई, उन्होंने बताया कि देखिए जी 5 जहाज तो 6 जहाज तो हमने भी गिराए थे। सरकार ने कभी नहीं बताया कि पाकिस्तान के कितने गिरे, इंडिया के कितने गिरे। मणिपुर की बात करी गई। 1.5 घंटे के नो कॉन्फिडेंस मोशन में जब प्रधानमंत्री बोल रहे थे, उसमें वो 1.25 घंटे के बाद 3 मिनट के लिए मणिपुर पे आए थे, इसलिए विपक्ष ने वॉकआउट करा था। आप पूछते हैं कि दिल्ली में आप
दिल्ली ठीक, आपका पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट आ गया क्योंकि आपने दिल्ली की सरकार चलने नहीं दी। ठीक, 2 साल से दिल्ली में हम सब रहते हैं, निखिल जी भी रहते हैं, मैं भी रहता हूं, आप लोग भी रहते हैं। आप देख रहे हैं अब सुनिए निखिल जी, हर सड़क पे एक निखिल जी अच्छी डिबेट हुई है और सबने बहुत धैर्य से सुना है। अब आप भी थोड़ा धैर्य रखिए, राधिका जी का जवाब आ जाने दीजिए। राधिका जी रिस्पॉन्ड। जब यहाँ पे कहा जाता है राहुल गांधी सबूत लेके आए, तो एक सबूत के.एन. राजन्ना ने भी दिया, जिसके बाद राहुल गांधी ने फोन उठाया और कहा केसी तुरंत इनसे इस्तीफा लो, पार्टी से इस्तीफा नहीं, तुरंत निकालो, इस्तीफा नहीं सबको कैबिनेट से निकाला जाए। क्यों? क्योंकि उन्होंने आके देश की जनता के सामने और नौतुत मंत्री ने बताया कि ये सारी जो गड़बड़ी है वो कांग्रेस के जमाने से हो रही थी। तो जब सबूत सामने लेकर आए आप ही के नेता, तो आपने उनको सीधा सीधा कैबिनेट से निकाल दिया। जितने लोगों की फोटो राहुल गांधी और उनकी बहन ने दिखाई और चलाई, सब आए, सबने बोला कि राहुल गांधी ने झूठ बोला है और ये ऑन रिकॉर्ड सामने आया कि जिन जिन लोगों की फोटो का मिसयूज करके उनको पहले खत्म तो करने दीजिए, वो सब सामने आए। तीसरी बात, कहते हैं बिहार के बीएलए को अलाउ नहीं किया जा रहा। भाई साहब आप ही के बीएलए है, सबने वीडियो बना के और आप ही के नेताओं ने डाला है कि हमारे को कोई तकलीफ नहीं हुई, हमने जो कंप्लेंट देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए सब कुछ ठीक है। तीसरी बात, ये कहते हैं कि चुनाव आयोग ने ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी जो सरकार की थी, के सुंदरम, नागेंद्र सिंह, आर के त्रिवेदी, वीएस रामादेवी, टीएन शेषन, एमएस गिल, एन गोपाल स्वामी, जो सांसद भी बनाए गए, गवर्नर बनाए गए, मंत्री बनाए गए, ये कौन सी सरकार के बारे में बोल रहे थे? और नवीन चावला को कैसे भूल जाए, जिनको राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने बनाया, ये जानते हुए कि शाह कमीशन ने ये कहा कि उन्होंने किस तरीके से इंदिरा गांधी का साथ दिया इमरजेंसी में। तो ये मत बोलिए। और मेरे को आज निखिल की एक बात से याद आया, जो ये बोल रहे थे कि देश के प्रधानमंत्री और हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने ये आके निकाल 6 जहाज गिरे। तो आज मुझे अपने एयरफोर्स चीफ की वो बात याद आ रही है, जब वो अपना भाषण दे रहे थे तो उन्होंने ये कहा कि हमें दुख है इस बात का कि हम अपने देश के कुछ लोगों को ये नहीं बता पाए, ये नहीं समझा पाए कि हम दुश्मन के घर में जाके कितना डैमेज दे के आए। हमारी जानें चली जाती है, हमारे परिवार बेघर हो जाते हैं, लेकिन हमारे देश के विपक्षी लोग आज तक ये नहीं मानते कि हम सामने वाले को कितना मार कर आए। सोचिए एक सैनिक की पीड़ा उसको क्या हुई होगी। शर्म से डूब मर जाना चाहिए ऐसी कांग्रेस पार्टी को। ठीक है, चलिए अब असल में ठीक है, मुझे लगता है ये अंतहीन चर्चा है, ये चर्चा अंतहीन है। इस पर एक दूसरे के साथ में शायद ही पार पा पाए कम से कम 1 घंटे की डिबेट में। लेकिन मैं अपने सभी मेहमानों का धन्यवाद करना चाहूंगा। ये चर्चा दरअसल इस बात की थी कि जनता को कितना नुकसान हुआ और क्यों ना कुछ ऐसी व्यवस्था बनाई जाए कि कम से कम आकर के जनता की बात रखी जाए, क्योंकि ये संसद, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था इसीलिए है कि ये फॉर द पीपल है। और ये जब हम भूल जाते हैं कि हमारी इस राजनीति में आम जनता के मुद्दे पीछे रह जाते हैं, तो दरअसल हम जनता की सेवा की बात करने की बात करें। हमसे मेरा मतलब जो राजनेता है उनसे तात्पर्य है कि जब वो ये कहते हैं कि जनता की सेवा करने के लिए आए हैं, और लेकिन जब उनकी सेवा की उनसे जुड़े हुए मुद्दे ही जब संसद में गौड़ हो जाते हैं, राजनीति दूसरी जगह दूसरे मुद्दों पर बुलंद हो जाती है, तो ये सोचने का वक्त है। 5 की पंचायत में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।